आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पे चलेंगे जिसे उसके भूगोल ने मतलब उसकी जमीन की बनावट ने गढ़ा है। हम बात कर रहे हैं चिली की। एक ऐसा देश जो ज्वालामुखी की आग और ग्लेशियरों की बर्फ के बीच बसा है और जिसे दुनिया के सबसे अनोखे नक्शों में से एक में फिट किया गया है। तो चलिए इस विश्लेषण की सबसे बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो 4,300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन औसतन सिर्फ 180 किलोमीटर चौड़ा। आखिर ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक ज्योग्राफी सवाल नहीं है, बल्कि ये चिली के वजूद के हर पहलू को समझने की चाबी है। जरा इस लंबाई के बारे में सोचिए। 4,300 किलोमीटर। ये लिस्बन से मॉस्को तक गाड़ी चलाने जितना है। इतनी विशाल दूरी एक ही देश के अंदर सिमटी हुई है। और अब उस लंबाई के सामने इसकी औसत चौड़ाई को देखिए, सिर्फ 180 किलोमीटर। ये जो अजीब सा अनुपात है, यही इस देश को इतना खास बनाता है और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए अब पहले हिस्से में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि चिली का ये जो आकार है, ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि यही वो बुनियादी ताकत है जो इस देश की किस्मत लिखती है। जरा सोच कर देखिए, जमीन की एक लंबी पतली सी पट्टी जो दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर और एंडीज पहाड़ों की ऊंची दीवार के बीच सैंडविच की तरह फंसी हुई है। इसी अनोखेपन ने इसकी जलवायु, इसकी अर्थव्यवस्था और यहां तक कि इसकी संस्कृति सब कुछ तय किया है। अब हम दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे देश की इस जबरदस्त लंबाई ने यहाँ कमाल की विविधताएं पैदा की हैं। ज्वालामुखी की चोटियों से लेकर बर्फीले मैदानों तक। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे एक ही देश में आप कई अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हों, वो भी बिना बॉर्डर पार किए। देश के एक छोर से दूसरे छोर का फर्क तो देखिए। उत्तर में आपको मिलेगा अटाकामा रेगिस्तान, जो पूरी दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। ये इतना सूखा है कि वहां मार्स रोवर्स को टेस्ट किया जाता है। लेकिन फिर जैसे ही आप दक्षिण की ओर जाते हैं, आप पैटागोनिया में पहुंच जाते हैं और यहां का नज़ारा बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जो कल्पना से भी परे है, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स, गहरी खाइयां और ठंडे वर्षावन हैं। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरब से पश्चिम तक भी है। पूरब में ऊंचे ऊंचे एंडीज पहाड़ हैं, जो एक तरह से चिली और अर्जेंटीना के बीच एक प्राकृतिक दीवार बनाते हैं। और फिर पश्चिम में प्रशांत तट के साथ साथ एक और पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन वो थोड़ा कम ऊंचा है। तो जब दो पहाड़ियां इस तरह साथ साथ चलती हैं, तो क्या होता है? बीच में बनती है सेंट्रल वैली, और जमीन की ये उपजाऊ पट्टी ही इस देश का दिल है। दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई यहाँ का मौसम बहुत सुहाना और भूमध्य सागरीय जैसा है। देश की ज्यादातर आबादी यहीं रहती है। राजधानी सैंटियागो भी यहीं है, और चिली की जो विश्व प्रसिद्ध शराब और फल हैं, वो भी यहीं फलते फूलते हैं। और अगर रेगिस्तान और ग्लेशियर का ड्रामा काफी नहीं था, तो इस नंबर के बारे में क्या ख्याल है? 90। जी हाँ, चिली में इतने एक्टिव ज्वालामुखी हैं। दरअसल ये देश प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर बसा है, मतलब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का एक विशाल घेरा, जहां बहुत ज्यादा भूगर्भीय हलचल होती रहती है, जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी विस्फोटों और विनाशकारी भूकंपों का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो इतना जबरदस्त भूगोल है, ये पैसा और ताकत में कैसे बदलता है। आइए देखते हैं कि कैसे इसी जमीन ने चिली की अर्थव्यवस्था का इंजन तैयार किया। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा लैंडस्केप जो इतना मुश्किल और चरम लगता है, वो असल में देश के लिए दौलत का जरिया कैसे बन सकता है। वो सूखा बेजान सा दिखने वाला अटाकामा रेगिस्तान याद है? असल में वो खनिजों के एक बहुत बड़े खजाने पर बैठा हुआ है। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, तांबा यहाँ का निर्विवाद राजा है, जो देश के कुल निर्यात का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। चिली दुनिया का नंबर 1 तांबा निर्यातक है, और यही चीज मूल रूप से उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। और ये सारे संसाधन ही हैं जो इस भौगोलिक रूप से अलग थलग देश को दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से जोड़ते हैं। चीन इसका नंबर 1 व्यापारिक भागीदार है, जिसे इस सारे तांबे की जरूरत है। उसके बाद अमेरिका, जापान और यूरोप का नंबर आता है। इसी व्यापार ने चिली को पूरे लैटिन अमेरिका की सबसे स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में मदद की है। लेकिन ये जो आर्थिक सफलता की कहानी है ना, ये पूरी तस्वीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस कामयाबी के साथ कुछ बहुत गहरे तनाव भी जुड़े हैं, जिन्होंने देश की स्थिरता को परखा है और एक ऐसे राष्ट्र को सामने लाया है जो असल में खुद से ही जूझ रहा है। कागज पर तो चिली एक स्थिर लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसका लोकतांत्रिक शासन का एक लंबा इतिहास भी रहा है।
लेकिन उस इतिहास में एक बहुत गहरा और दर्दनाक मोड़ भी आया था। 1990 में ऑगस्टो पिनोशे की क्रूर सैन्य तानाशाही खत्म होने के बाद चिली में लोकतंत्र तो लौट आया, लेकिन हाल के सालों में, खासकर 2019 के आसपास, बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रदर्शन हुए, जिसमें लोग व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की मांग कर रहे थे। और यहीं पर असली मुद्दा छिपा है। देश अपने संसाधनों से अमीर तो हुआ, लेकिन वो अमीरी सब में बराबर नहीं बटी। ये टेबल आधुनिक चिली की इस दुविधा को दिखाती है। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वहीं सीधे सीधे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी से जुड़ी है। लोकतंत्र स्थिर है, लेकिन असमानता बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, लेकिन तांबे की कीमतों पर खतरनाक निर्भरता है। और अर्थव्यवस्था समृद्ध है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्राइवेट हैं, जो कई लोगों की पहुंच से बाहर हैं। तो चिली इन चुनौतियों से कैसे निपट रहा है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन जवाब के लिए वो वापस अपने उसी अनोखे भूगोल की तरफ देख रहा है। आगे बढ़ने का रास्ता इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को हल करने के लिए उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करने में है जिनसे वे पैदा हुई हैं, और चिली यही कर रहा है। ये एक ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा न्यायसंगत भविष्य बनाने की एक दोहरी रणनीति है। चिली अपने भूगोल को एक ग्रीन एनर्जी पावर हाउस में बदल रहा है। वो धूप से तपता आटाकामा रेगिस्तान विशाल सौर फार्मों के लिए एकदम सही है, जबकि हवा वाला दक्षिण पवन ऊर्जा के लिए आदर्श है। और हां, उसी रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक और खजाना है, लिथियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। चिली का भूगोल हमेशा से उसकी किस्मत रहा है, जिसने उसे अविश्वसनीय धन और गहरी चुनौतियां दोनों दी हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या ये लंबा संकरा देश आखिरकार अपने इस अनोखे परिदृश्य की शक्ति का उपयोग एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए कर सकता है जो सिर्फ समृद्धि न हो, बल्कि एक ऐसा भविष्य जो वास्तव में अपने सभी लोगों के लिए न्याय संगत हो? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।